सी ग्रीन कलर की कामदार मैक्सी में इस वक्त उसका सरापा दमक रहा था। मेकअप आदत के मुताबिक उसने ज्यादा नहीं किया, लेकिन फिर भी उस छोटी छोटी तराश खराश से भी उसका हुस्न इस कदर उजागर हुआ कि उस सारी महफिल पर भारी पड़ रही थी। चेहरे पर मुस्कान की जगह एक फिक्र छाई हुई थी, और फिक्रमंद आंखों से मोबाइल को देखते हुए मुसलसल जरदाशा का नंबर डायल कर रही थी। ये कोई 20वीं मर्तबा था जब मुसलसल नंबर डायल करने के बावजूद उसे सामने से यही जवाब मिल रहा था कि नंबर मुसलसल ऑफ जा रहा है। फिर भी वो पागलों की तरह ट्राई पर ट्राई की जा रही थी। किसी अनजान खदशे के तहत अपने दिल पर हाथ रखते हुए वहीं बेड पर बैठ गई। अपना सर उसने हाथों में गिरा लिया। या अल्लाह प्लीज, उसके लबों ने सरगोशी की और आंखें झलक पड़ी। एक अनजान से खदशे के तहत उसका पूरा वजूद ठंडा पड़ रहा था, और काफी सोचने के बाद उम्मीद का एक आखिरी सिरा हाथ लगा और एक बार फिर उठ खड़ी हुई। अपने आंसू को साफ करते हुए उसने ड्राइवर का नंबर डायल किया, जिससे कुछ देर पहले ही वो भेज चुकी थी कि दुल्हन को लेकर आए, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आया था। उसकी कॉल पिक कर ली गई। उसने बड़ी बेताबी से पूछा, बोलो नवाज चाचा, क्या हुआ, मिल गई अभी? सादा देहाती लहजे में 45 साला नवाज ने उसकी बात की तरदीद कर दी। नहीं बेटा, पॉलर वाले कह रहे हैं कि बड़ी बेटी साहिबा तो पहले ही यहाँ से तैयार होकर जा चुकी हैं। और वही हुआ था जिसका उसे डर था। नवाज पिछले 20 सालों से उनके यहाँ ड्राइवर था, और किसी भी तकल्लुफ को दोहराए बगैर वो उनको बड़ी बेटी और छोटी बेटी कहकर मुखातिब करता था। उन्हें भी एहसास महफूज लगता था, इसलिए कभी नवाज को रोकने की कोशिश नहीं की। अपने इर्द गिर्द की से पता लगाई, किसी से पूछने की कोशिश करते। वो रो रही थी और मुसलसल रोए जा रही थी। नवाज भी फिक्रमंद नजर आ रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी मसले का इल्म हो चुका था, और 3 बेटियों का बाप होने की हैसियत से वो इस वक्त समझ रहा था जलाल साहब घर में आफत बर्पा कर देंगे। बेटा, मैंने हर जगह से पता लगाया है। रही बात बड़ी बेटी की दोस्तों की, तो सारी शादी में मौजूद है, इसलिए उनके घर जा जाकर पता लगाना बेकार ही होगा। वो ठीक कह रहे थे, जो भी था हकीकत को तस्लीम करना था। बाकी बारात आ चुकी थी। बारात सिर्फ आधा घंटा लेट थी, और इस बात पर भी जलाल साहब ने एक हंगामा खड़ा कर दिया था। सिकंदर साहब सिर्फ अपनी बहन की और शर्मिंदगी के बायस खामोशी इख्तियार कर गए थे, वरना जलाल की असूल पसंदाना तबीयत से वो बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ थे। उनका दिमाग ठीक लगाना भी उनकी जिम्मेदारी बनी रहती, लेकिन ये मौका नहीं था, इसीलिए उन्होंने जलाल साहब को बोलने दिया। बस करें, इतने खूबसूरत मौका पर बदमज़गी ना फैलाए। शाइस्ता बेगम नरमी से उनके बाजू को छूकर बोली। उन्होंने अपना बाजू झटकते हुए पीछे लिया। एक नजर वो शाइस्ता बेगम पर भी डालना नहीं भूले, चाहे वो उनसे लाख मोहब्बत करते थे, लेकिन फिर भी अपनी असूल और रवायात में वो कभी तरमीम नहीं कर सकते थे। ब्लैक कलर की शेरवानी में अर्ज़े खान के तो ठाट बाट ही निराले थे। वजाहत से भरपूर चेहरा, और दुल्हा बनकर तो उस पर और भी ज्यादा रूप आ गया। चेहरे पर मबहम से मुस्कुराहट सजाए उसने जलाल साहब के कंधे पर हाथ रखा। जाने दे फूफा, आंखों को छोटा करते जैसे उसने इल्तजा की, और जलाल साहब सर झटक खामोश हो गए, जैसे कि हथियार डाल दिए हो। मुकम्मल रस्म और रवाज के साथ बड़े शानदार इस्तकबाल के बाद तो स्टेज तक आया। जलाल साहब की बदमज़गी की वजह से सिकंदर साहब का मूड ऑफ हो चुका था, लेकिन फिर भी वो खुद को नॉर्मल कर रहे थे, क्योंकि उनका बेटा बार बार उनके चेहरे को देख रहा था, और वो भी जताना नहीं भूल रहे थे कि आधे घंटे की लेट भी सिर्फ उसी की वजह से हुई है। हो जाता है, अमूमी तौर पर शादियों में ऐसा है, लेकिन छोटी बात का पतंगन बनाने तो कोई उनसे सीखे। और वैसे भी अब जो बात हो चुकी थी, उसके बाद कौन सा हंगामा और जंग खड़ी होने वाली थी, इस बात से तो वो अभी वाकिफ भी नहीं थे। मौका की मुनासबत पर शाइस्ता बेगम अंदर की जाने पड़ी। दरवाजे पर नवाज की लाई हुई गाड़ी को उन्होंने देख लिया था। उन्हें भी यकीन था कि दुल्हन आ चुकी है। सच शुक्र कि दुल्हन की जानिब से देर का सामना नहीं करना पड़ा, वरना हाई ब्लड प्रेशर के मरीज उनके शौहर उन्हें यही जिंदा जमीन में गाड़ देते। शौहर को कंधे पर दुरुस्त किए वो सीढ़ियां चढ़ती जा रही थी। यहाँ निस्बतन कम लोग थे, क्योंकि सब इस वक्त बारात की शान शौकत और दुल्हा देखने के इश्तियाक में बाहर जमा थे। दरवाजे के करीब आकर उन्होंने हल्की सी दस्तक दी। मामूल से हटकर अंदर गहरी खामोशी का राज था। उन्होंने आहिस्तगी से दरवाजा खोला, जब सामने ही बेड पर सर गिराकर रोती हुई नरमीन को देखकर उन्हें अजीब सा एहसास घेर गया। वो अंदर दाखिल हुई। उन्हें पहली नजर में थे उन्हें लगा कि शायद बहन की रुखसती और वक्त के तकाजे ने नरमीन को रुला दिया, लेकिन पूरे कमरे में मुतलाशी नजरें दौड़ाने के बाद
जब उन्हें अंदाजा हुआ कि जरताशा अभी तक नहीं पहुंची, तब उन्होंने नरमीन के शानी को हिलाया। तुम्हारी बहन कहाँ है? माओ को इल्हाम हुआ करते हैं, और बेटी के आंसू देखकर वो भी किसी ऐसे इल्हाम में मुब्तला हो गई थी। नरमीन ने एक नजर उनकी बेचारगी से भरे हुए चेहरे पर डाली। उस वक्त उसे अपनी माँ पर शदीद रहम आ रहा था। उठी और शाइस्ता बेगम को गले लगाकर और शिद्दत से रो पड़ी, और शाइस्ता बेगम का दिल तो जैसे टूट रहा था। उन्होंने फौरन से उसे खुद से अलहदा कर दिया। तुम्हारी बहन कहाँ है? इस बार उन्होंने चबा कर अपने अल्फाज दोहराए, और नरमीन नजरें झुकाए हुए सर नफी में हिला गई। अम्मी, वो कॉलर से गायब हो चुकी है, आप भी वापस नहीं आई। मुमकिन है कि वो इससे पहले कि उसकी बात मुकम्मल होती, शाइस्ता बेगम ने अपना हाथ उसके लबों पर जमा दिया। खुदा न खास्ता, कैसी बातें कर रही हो तुम नरमीन? लाओ मुझे नवाज का नंबर दो, बल्कि मैं खुद इसे बाहर जाकर कहती हूँ मुझे साथ दे जाए। मैं पार्लर वालों से पूछती हूँ कि आखिर कैसे इन्होंने बेच दिया, किधर है मेरी बेटी? गज़ो गज़ब के आलम में दहाड़ते हुए वो बाहर की जानी दौड़ी, और वो जो पहले ही हकीकत को तस्लीम की बैठी थी, सख्ती से उनके बाजों को जकड़ लिया। अम्मी, खुदा का वास्ता है मेरी बात सुन ले, मैं हर जगह से पता करवा चुकी, आप ही भाग गई है। उनका नंबर ही ऑफ जा रहा है, तो ये किस बात की अलामत हुई? अपनी माँ के कंधों को दोनों हाथों में थाम कर उस बार उसने कदरे ऊंचा कहा था। अब दरवाजे में खड़े सिकंदर साहब थक से रह गए। उनकी आंखों में बेतहाशा सुर्खी उतर आई थी। शाइस्ता बेगम ने भी रोते हुए चेहरे के साथ पलट कर उन्हें देखा। उनका भाई सब कुछ जान चुका था, और इस वक्त उनका और कोई सहारा नहीं था। वो जल्दी से आगे बढ़ी और सिकंदर साहब के कदमों में बैठ गई, और वो यूं बुत बने खड़े थे कि झुक कर उन्हें उठा भी नहीं पाए। दूर खड़ी नरमीन बस रोए जा रही थी। भाई, मेरी तरबियत में खोट नहीं था, शायद हालात मेरे मुखालिफ सिम चल रहे थे। वो सिर झुकाए बस रोए जा रही थी, और उनको नजरअंदाज किए सिकंदर साहब आगे बढ़े और सोफे पर बैठ गए। तुम जानती हो कितनी बदनामी होगी और जलाल? उन्होंने बात को जानबूझकर वहीं छोड़ दिया। बहुत अच्छी तरह जानती थी कि दो बेटियों की पैदाइश के बाद जलाल का रवैया किस तरह बता था। वो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे, और हर बात में उन्हें सलीका चाहिए था, हर बात उनके मुताबिक होनी चाहिए थी। शायद बेटा ना होने की वजह से भी उनके दिल में एक खसक सी रह गई थी, जिसने उन्हें हद से ज्यादा बदलिहाज बना दिया। और इस वक्त में सिकंदर साहब को यकीन था कि वो ये खबर सुनने के बाद शाइस्ता बेगम को जान से मार देंगे। और सिकंदर साहब, जिनकी अपनी कम बदनामी थी, उनकी इकलौती बेटी की बारात वापस लौट जाती, लोग बातें बनाते फिरते। उस वक्त सरताशा की फिक्र किसी को नहीं थी। वो कहाँ गई, किसके साथ गई, ये सोचने का वक्त ही नहीं था। वक्त अगर कुछ सोचने का था तो वो ये था कि आगे क्या किया जाए। और बादल नाखास्ता कुछ ही देर के बाद जलाल खान को भी आगाह करना पड़ा, और तौका के ऐन मुताबिक उन्होंने एक हंगामा खड़ा कर दिया। और वो जो कुछ देर पहले बारात के लेट होने पर सिकंदर साहब को सुनाने जा रहे थे, अब इस कैफियत में थे कि कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक सर झुकाकर चले जाते, चेहरे की रंगत बेतहाशा सुर्ख। इस आधे घंटे में वो क़यामत आकर गुजर गई जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। बात की बात में देखी जाती वो शाइस्ता बेगम की साथ क्या सलूक करते, लेकिन अभी इज्जत पहचाना थी, और उन्होंने पलट कर सिकंदर साहब के कंधे पर हाथ रखा था। किसी तरह अर्ज़ को मना लो, मैं नरमीन का निकाह करने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कुछ इस तरह कहा कि नरमीन तड़प कर उन्हें देखने लगी। लेकिन बाबा, वो आगे बढ़ी सिर्फ 2 कदम, और उनके उठे हुए हाथ ने उसे वहीं रुक जाने पर मजबूर कर दिया। मर गया तुम लोगों का बाप, काश तुम लोग दोनों पैदा ना हुई होती, मैं सारी जिंदगी बेऔलादी का दुख सह लेता। वो बस मुंह पर हाथ रखे रोए जा रही थी। उसी लम्हे से जरताशा से बेइंतहा नफरत पहलू महसूस हो रही थी। बड़ी बहन जो महज उससे 3 साल बड़ी थी, लेकिन दोनों के दरमियान इतनी गहरी दोस्ती थी, उसके बावजूद वो अंदाजा नहीं लगा पाई। तुम जानती तो होगी कि तुम्हारी बहन किधर है? अगर जानती हो तो खुदा का वास्ते मुझे बता दो। उसका बाप उसकी कदमों में झुकने लगा था। वो चीख कर उनके कदमों से लिपट गई। बाबा, मैं नहीं जानती, खुदा की कसम मैं नहीं जानती बाबा। वो बहुत शिद्दत से रो रही थी। सिकंदर साहब ने जलाल को उससे दूर करते उसे सहारा देकर सोफे पर बिठा दिया। सिकंदर साहब की बीवी नादिया बेगम सीने पर बाजू लपेटे एक तरफ खड़ी थी। उनके चेहरे पर भी संजीदगी तारी थी। कमरे में मौजूद नफूस अपनी अपनी जंग लड़ रहे थे। बाहर लोग इंतजार में थे। दूल्हा तैयार बैठा था, काजी मौजूद थे और दुल्हन गायब। ऐसे में आखिरी रास्ता वही बचता था। नरमीन को सोफे पर बिठाते उस पर चादर ओढ़ दी गई। बाहर सिकंदर साहब ने अर्जिक से कहा,
क्या कोई नहीं जानता था, लेकिन कुछ ही देर बाद काजी निकाह पढ़ा रहा था और ज़ाताशा की जगह दोहराया गया। नरमीन के नाम ने उसके तासरात में किसी भी तरह की तब्दीली नहीं की। स्पार्ट चेहरे के साथ वो बस सर झुकाए बैठा रहा और नरमीन तो मुसलसल रोए जा रही थी। उसने ऐसा कब सोचा था वो अर्जिक के निकाह में दे दी जाएगी। लाल ये था कि अगर वो अर्जिक के निकाह में ना भी दी जाती तो ये हराना भी उसके लिए दुश्वार हो जाता। बाबा हर वक्त उस पर शक करते, उस पर वो पाबंदियां लगा दी जाती जिन्हें तोड़ना उसके लिए मुहाल हो जाता। उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अगर निकाह ना होता तब भी, और अगर निकाह हो गया तब भी वो अर्जिक के लिए सारी जिंदगी एक अनचाही दुल्हन बनकर रह जाएगी। उसे अच्छी तरह याद था कैसे वो हर दूसरे दिन घूमने जाते, ढेरों बातें एक वक्त में एक दूसरे के साथ बिताते, कैसे मोबाइल पर हल्की हल्की सरगोशियां ज़रताशा के चेहरे को सुर्ख कर देती थी और उसके लहू पर छींपी छींपी सी मुस्कुराहट की बयान करती थी कि वो अर्जिक के लिए क्या मकाम रखती है। रात रात पर मोबाइल पर बातें, लातादाद मैसेजेस, और उसके बावजूद यूं मोहब्बत का टूट जाना उसे अंदाजा हो रहा था। ज़रताशा ने शायद दिल से अर्जिक को नहीं चाहा था, लेकिन अर्जी की मोहब्बत का वाहिद मरकज सही थी। काजी साहब इजाजत तलब कर रहे थे और वो थम सादे बैठी रही। जलाल साहब ने उसके सर पर हाथ रखा और उसने इकरार कर लिया। लम्हों में उसकी जिंदगी बदल कर रह गई। इंसान क्या सोचता है और कुदरत के फैसले कैसे होते हैं, लेकिन यहाँ इसी कुदरत के बजाय अपनी बहन, अपनी सबसे बड़ी दुश्मन लग रही थी, जिसने उसकी जिंदगी सिर्फ अपने मफाद के लिए तैयार कर दी। अगर उसे अर्जी पसंद नहीं था तो पहले रोज ही इनकार करते थे, जो बेटियों की ख्वाहिशों को हमेशा तरजीह देते, लेकिन फिर भी कोई ना कोई हल निकल आता। कम से कम उसे कुर्बानी का बकरा तो नहीं बनना पड़ता, लेकिन फिर भी इसी मैक्सी में रुखसत हो गई। उसके इतना शानदार दिन इस तरह गुजरेगा उसने कभी नहीं सोचा था। गाड़ी में भी पूरा रास्ता वो रोती रही। जलाल साहब इतने संगदिल हो गए थे कि उसे सीने से लगाकर भी आखिरी बार प्यार नहीं कर पाए, बल्कि दूर से उसके सर पर हाथ रखकर उसे रुखसत कर दिया, जबकि शाइस्ता बेगम के गले लगकर वो खूब रोई। सिकंदर साहब और नादिया बेगम का रिश्ता एक मजबूत एतमाद और बरम पर कायम था, और इस वक्त भी सिकंदर साहब ने नादिया बेगम की नजरों में बड़ा मुल्तजी होकर देखा था। उनके लिए सारी संजीदगी, सारी बेमुरवती, सब कुछ वक्ती था। उनके लिए अगर कुछ अहमियत रखता था तो सिकंदर साहब का फैसला। सो उन्होंने चुपचाप सर झुका लिया। सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। उन्हें यहाँ जितनी भी रिश्तों की खुदगर्जी नजर आई, लेकिन फिर भी उन्होंने हमेशा यही सीखा, मुनफी बात पर मस्बत बात को निकाल लेना, और इस बात तो सारा मामला ही उनके शौहर का था। सो ठाट बाट से उसे ऐसे ही घर में ब्याह कर लिया जैसे कि ज़रताशा को लेकर आना था। ऐसे ही इस्तकबाल हुआ, लोगों की जुबानें बंद नहीं होती, लोग सरगोशी कर रहे थे, मायने खेज नजरों से देख रहे थे, लेकिन फिर भी उनके चेहरे का इत्मीनान कायम था। सो इसने उनके एक कदम डगमगाए नहीं, किसी की हिम्मत भी नहीं हुई कि आगे बढ़कर पूछता। बस दूर से गुजर गुजर उनके कानों में पड़ती रही और वो भी नजरअंदाज की बैठी रही। और उस वक्त भी वो कमरे में सजावट के मामला देखने के लिए गई। अर्जिक तो बाहर दोस्तों में उलझा हुआ था। उसके हिस्से में कितनी रुसवाई है, उसे कितना नुकसान उठाना पड़ा, ये उस वक्त कोई नहीं सोच सकता था। नारी उसके तासुरात बता रहे थे कि उसके दिल में कौन सी हलचल बरपा है। वो इस वक्त उस सोफे पर बिल्कुल अकेली बैठी थी। इर्द गिर्द अनजान लड़कियां उसे देखने आ गई। पुश्त पर खड़ी औरत ने सरगोशी की, गजब खुदा का, अपनी शादी छोड़कर भाग गई। खुदा ऐसी औलाद किसी को ना दे। उसकी नजरें साकित थी, अपनी पत्नियों में दर्द होने लगा था, लेकिन फिर भी वो किसी गैर बड़ी नुक्ते को घूरती रही। सारा खसारा तो अर्जिक के हिस्से में आया था। बेचारा माँ बाप का इकलौता बेटा, इतनी बड़ी खुशी में भी मजबूरी भुगतानी पड़ी। बहुत हैंडसम था, इलाके में कोई भी रिश्ता दे देता, लेकिन सिकंदर भाई साहब को तो अपनी बहन का घर बसाना था। दूसरी औरत की आवाज भी बिल्कुल वाज़ेह थी। उसे लगा जैसे सारी कायनात कह के लगा रही हो, और उसकी हालत पर, उसकी कैफियत पर सब लोग उसकी जाने देख रहे हैं। वो पलके भी नहीं चिपक पाई। बहुत बड़ा दिल है सिकंदर साहब का। कोई भी होता तो मौका पर ही रिश्ता खत्म करके वापस आ जाता, लेकिन फिर भी उन्होंने इज्जत रख कर अपना बेटा कुर्बान कर दिया। हर जगह बस यही चर्चा थे, सिकंदर साहब ने अपना बेटा कुर्बान कर दिया। वो तो कहीं भी नहीं थी। उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। उसके सारे ख्वाब टूट गए और वो खामोखाही किरदारी के जम्मे में आ गई। सारा जहां की सवालिया नजरों का सामने करने की हिम्मत नहीं रखती थी, लेकिन फिर भी हर एक की नजरों की जद में आ गई। उसके मुतालिक कोई बात नहीं कर रहा था। यूं लगता था सारा कसूर ही का है। नादिया बेगम दूर से आते हुए दिखाई दी। उन्होंने शायद उसका तारीख बढ़ता चेहरा देख लिया था।
लट्ठे की मानित सफेद और साकित पल के। उन्हें अंदाजा था कि इलाके की औरतों की जुबान का, इसीलिए करीब आकर उन्होंने लड़कियों को मुखातिब किया। ऐसा करो, दुल्हन को उसके कमरे में छोड़ दो। अर्जिक दोस्तों के साथ निकल गया। जाने उसका आना कब हो, बाकी रसूमात में देख लूंगी। मामले को संभालने का इस वक्त यही हल था। वो कमरे में पहुंच आती गई। सुबह से उसने एक लुकमा भी अपने हलक में नहीं उतारा था। पेट आग पकड़ रहा था, लेकिन फिर भी वो बस रोए जा रही थी। अपनी हथेलियों को देखकर वो शिद्दत से रो रही थी। किसी और के अरमानों की सेज पर वो बैठी थी, किसी और के ख्वाबों पर पानी फेरकर। लेकिन हकीकत में तो पानी उसके ख्वाबों पर फिरा था। ना जाने कितनी देर वो उस सजी हुई बेड पर बैठी रही, फिर नीचे उतर आई। मुलाजमा कमरे में खाना रख गई। अपने मेकअप को साफ करते हुए उसने ज्वेलरी को उतार दिया और उसका सूटकेस तक नहीं पहुंचा। लेकिन जरताशा का सामान पहले ही वहां पहुंचा दिया गया था। ताजुब में खास्ता उसने वो सामान खोल लिया। एक हल्का फुल्का सा लिबास निकालकर उसने पहन लिया। दुपट्टा गले में पड़ा था, बेपनाह सफेद रंगत पर रुई रुई आंखें और बेतहाशा सुर्ख नाक। वो कोई मुलायम सी गमजदा गुड़िया लग रही थी, या फिर कोई बच्ची जिनका मनपसंद खिलौना गुम हो जाए और वो रो रोकर हलकान हो जाए। बात अगर सिर्फ खिलौना तक होती तो शायद उसे सब्र आ जाता, लेकिन बात बहुत बड़ी थी। वो कमरे में नहीं आया, ना ही उसे उम्मीद थी कि वो कमरे में आएगा। उसने चंद लुकमे हलक से नीचे उतारे, पानी उठाकर लबों से लगाया और कुछ ही देर के बाद दरवाजा खुला। सिकंदर साहिब अंदर दाखिल हुए। पहली नजर में वो हैरान हुए थे। उसे देखकर भी वो कुछ शर्मिंदा सी सिर झुका गई। उसे अंदाजा नहीं था कि मामू उस वक्त कमरे में आएंगे। शायद वो अपने बेटे के अरमानों पर गमजदा थे, जिसने पहली बार अपनी दुल्हन देखना भी नसीब नहीं हुई थी। जो कुछ भी हुआ उसे एक बड़ा हादसा समझ लो, लेकिन अब हमें इसको तस्लीम करना होगा। जिंदगी रुकती नहीं है, अगर तुम उसके कदम भी जगड़ लो तो भी वो चलती रहेगी। इसलिए जिंदगी के साथ चलना सीखो। ये तुम्हारे मामू का घर है। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से एक नई जिंदगी का आगाज करो। सारे पुराने ख्वाबों को भूलकर नए ख्वाब बुनना सीख लो। वो सिर झुकाकर उंगलियां चटकाती रही। लोग सच कहते थे, उसके मामू का दिल बहुत बड़ा था, बाबा से भी बड़ा। वो जब अपनी बेटी की गलती को फरामोश नहीं कर पाए और मामू होकर अपनी भांजी की गलतियों को फरामोश किए हुए थे। उन्होंने सरसरी सा अर्जिक के मुतालिक भी पूछा, लेकिन वो कुछ नहीं जानती थी। तो वो कुछ देर के बाद कमरे से निकल गए। अर्जिक की शेरवानी मुलाजमा कमरे में रख गई थी। वो जहां भी गया चेंज करके गया, और वो पूरी यकीन थी शायद ही वो आज रात वापिस आए और शायद उसका सामना करे। नामुमकिन। गाड़ी उसने फ्लैट के सामने रोकी। शाम के अंधेरे गहरे हो रहे थे। वो यकीनन लेट हो गया। उसके साथ रजा और हमाद भी थे, उसके बेहतरीन दोस्त। गाड़ी से उतरकर सीधा फ्लैट में आया। रजा और हमाद गाड़ी में बैठे रहे। चाबी घुमाकर उसने लॉक खोला और उस वक्त वो बहुत रफ्त से हुलिये में था। जीन्स के ऊपर ब्लू कलर का स्वेटर पहने, माथे पर बिखरे बालों के साथ वो दिलकश लग रहा था, लेकिन आंखों में गहरी फिक्र थी। अंदर जाते उसने आवाज लगाई। कमरे का दरवाजा खुला और पुरसुकून सा मुस्कुराता, लेकिन सामने खड़ा इंसान मुरफ़्फ़तन भी नहीं मुस्कुराया था, क्योंकि उसके चेहरे पर सिर्फ घबराहट तारी थी। वो जमकर सोफे पर बैठ गया। मोबाइल निकालकर उसने हमाद से कहा, सिर्फ आधा घंटा है, सब कुछ मुकम्मल करो। अपनी बाड़ी अरूसी लिबास को संभालते उसके सामने आ गई। उसे जांचती नजर से जरताशा के घबराए हुए चेहरे को देखा था। दुल्हन बनकर वो दिलकश लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार थे। आंखें खौफ से भरी हुई थी। क्या तुम्हारा निकाह हो गया? जरताशा उसके करीब बैठते जांचती नजरों से उसका दिल का चेहरा देख रही थी। उससे मुस्कुराते हुए शानी उचका दिया। बस तुम्हारी तरफ से बेफिक्र हो जाऊं। मेरी बीवी मेरे कमरे में मेरी मुंतजिर है। वो हंसते हुए उसे मासूम लगा और वो नजरें घुमा कर रखे। मुझे बहुत डर लग रहा है से। मेरा दिल बुरी तरह से कांप रहा है, और हैरत है तुम्हें इस वक्त डर लग रहा है जब तुम्हें डरना नहीं चाहिए। वो छोटी सी बात पर खुद ही महफूज हुआ और फिर उठकर किचन के जाने चला गया। तुम जानती हो, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। फ्रिज खोलकर वो चीजों को कंगाल रहा था। हफ्ते के 3 दिन अगर उसकी हवेली में गुजरते तो बाकी 3 दिन उसी फ्लैट में गुजरते। सो यहाँ जरूरत की हर चीज मौजूद थी, और तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ खाया? जरताशा उस पर भड़क उठी। तुम जैसी बहुत लड़की से कहाँ ऐसी उम्मीद लगाई जा सकती है? वो चाय बनाने के साथ सैंडविच तैयार कर रहा था। क्या मैं तुम्हारी मदद करवा दूं? ओपन किचन के करीब आते हुए कह गई, और उसे देखकर एक बार फिर मुस्कुराया। इस हुलिये में तुम बस आराम से अपने दूल्हे का इंतजार करो। ये ना हो कि इसकी आने तक फीकी पड़ जाओ और वो दोबारा तुम्हें मेरे गले में डालकर चला जाए। इस क्रिटिकल कंडीशन में भी वो
जोक पर जोक मारे जा रहा था और फिर खुद ही महफूज होते बात पे बात हंस रहा था। मैं जानती हूँ तुम्हारी खुशी की असल वजह क्या है, बहुत हंसी आ रही ना तुम्हें। वो सोफे पर धड़ाम से बैठ गई और एक बार फिर खुलकर मुस्कुराया। हंसना तो बनता था, उसने इतनी बड़ी जंग फतह कर ली। जो खेल उन दोनों ने मिलकर खेला था वो कामयाब हो गया। उनकी कामयाबी का जश्न तो बनता था। हमाद और रजा के वापस आने तक वो दोनों चाय और सैंडविच से लुत्फ अंदोज हो चुके थे। कुछ ही देर के बाद हमाद और रजा अंदर दाखिल हुए। वो दोनों अकेले नहीं थे, उनके साथ जहांज़ेब भी था। आंखों पर चश्मा चढ़ाए वो कुछ घबराया हुआ लग रहा था। काजी साहब भी उन सब के हमरा अंदर दाखिल हुए। सारे इंतजामात के साथ आए थे और कुछ देर के बाद वो सामने बैठा। जरताशा का निकाह जहांज़ेब से करवा दिया था और वो दोनों एक दूसरे के करीब बैठे थे। उन दोनों के चेहरे पर फैले हुए रंग बता रहे थे कि वो दोनों एक दूसरे को मुकम्मल करते हुए मोहब्बत की जंग जीती है। और मोहब्बत को जीत जाना आसान नहीं होता, कितनों की कुर्बानी देनी पड़ती है, कितनों की ख्वाब रोंदे गए थे, लेकिन फिर भी जीत उनके हक में आ गई। उसने जरताशा और जहांज़ेब के निकाह के बाद कुछ रकम जहांज़ेब के हवाले करना चाहिए, उसने फौरन इनकार कर दिया। इसकी जरूरत नहीं है, जो कुछ आपने हमारे लिए किया है उन सबसे कहीं बरकर है। वो मजबूत लहजे में बात कर रहा था। हमारे रजा और वो ने खुदा हाफिज कहते फ्लैट से बाहर निकल। उन्हें भी चंद दिनों तक वहीं रुकना था, जब तक कि जहांज़ेब अपनी माँ को आगाह तैयार नहीं कर लेता। शायद तब तक या शायद तब तक जब तक हालात ठंडे नहीं हो जाते। हमाद और रजा को घर ड्रॉप करने के बाद उसने गाड़ी अपने घर की जानिब मोड़ ली, लेकिन उस वक्त तक तकरीबन रात के 11 बज चुके थे। घड़ी पर एक निगाह डालते ही उसकी ज़हन में फौरन नरमीन का ख्याल कूदा। दिल में अंदेशे भी थे कि क्या होता जब उसे मालूम हो जाता कि खेल किस तरह खेला गया, लेकिन उसे यकीन था इससे पहले तक तो वो उसे अपनी मोहब्बतों का इतना आदी बना लेगा कि सब कुछ मालूम होने के बाद भी वो इससे दूर नहीं रह पाएगी। आज नहीं तो कल हो सकता था कि उसे खुद बता देता, लेकिन अभी सिर्फ खामोशी उसका हक बनता था। अभी उसे सिर्फ ये जाहिर करना था कि ये सब कुछ उसके लिए भी अनजान है, जैसा कि नरमीन के लिए। दिन भर की थके हारे हवेली वाले शायद जल्दी सो गए थे। हवेली में गहरा सुनारा था और वो सीधा अपने कमरे में आया। कमरे में क्या एक हसीन इजाफा उसे हसीन लगा था। लाइट पर्पल कलर की सिंपल सी शर्ट रोजा में बिखरे बालों के साथ उसके जहाजी साइज बेड पर आराम कर रही थी। एक हसीन मुस्कुराहट से उस मोमी गुड़िया को देखता रहा। उससे किसने शिद्दत से चाहा था कि ये इजाफा उसकी जिंदगी में हो जाए, और भलाखिर खुदा ने उस पर कुन की मोहर सब्त कर दी। उसके सोए हुए वजूद पर एक नजर डालते उसके करीब आ गया। भूख लगी थी, लेकिन खुशी इस कदर ज्यादा थी कि भूख को उसने कहीं दूर सुला दिया। बंद आंखों पर दराज बल्कि बेहद नफीस और मासूम सा चेहरा। वो हसीन नहीं हसीन तरीन थी। हो सकता था जरताशा उससे ज्यादा हसीन होती, लेकिन अरसिक की नजरों का इंतखाब जरताशा नहीं बल्कि नरमीन थी, और जो इसे पसंद आ जाए उसे हासिल किसी भी कीमत पर कर लेता था। यहाँ तक कि उसके चेहरे के हसीन नकूश को देखने के बाद उसने झुककर उसकी ठोड़ी पर हल्का अपनी मोहब्बत का एहसास छोड़ा। उसकी नींद शायद पक्की थी, सो वो यूं ही लेटी रही जैसे कुछ भी नहीं हुआ। एक के बाद एक बार उसके चेहरे के नकूश को छूता रहा, और जब उसे लगा कि अब वो कसमसा कर नींद से बाहर आने की कोशिश कर रही है, तब बलाखिर वो पुष्ट फेर कर लेट गया। अभी तक के लिए उतना ही काफी था। उसे अपने नजदीक लिया था, लेकिन मोहब्बत से एक पुरसुकून सी नींद उसके चेहरे पर फैलती चली गई और वो पुरसुकून सा आंखें मूंद गया। अगली सुबह कमरे के दरवाजे पर होने वाली दस्तक से उसकी आंख खुली। नादिया बेगम नीचे उनकी मुंतजिर थी, क्योंकि शाइस्ता बेगम नाश्ता लेकर आ चुकी थी। जो भी था, अब रस्म के मुताबिक उन्हें अपनी बेटी की सारी जिम्मेदारी को पूरा करना था। वो नहीं चाहते थे कि जिस तरह उनकी शादी चुपचाप हो गई, बाकी रस्मात में भी वो एहसास कमतरी का शिकार रहे। सो नाश्ता लेकर वो जलाल साहब को किसी भी तरह मनाकर यहाँ तक ले आई थी। नींद से फौरन उठकर वो दरवाजे तक आ तो गई, लेकिन अब जब उसने पीछे पलटकर अरसिक को देखा जो उसके करीब सो रहा था, उसे शायद शर्ट उतारकर सोने की आदत थी। वो बेख्तियार सुर्ख हो गई। कम से कम उसे ये एहसास अच्छा नहीं लगा। अरसिक जो नादिया बेगम की दस्तक से ही जाग चुका था, अब इस इंतजार में ऊंधे मुंह पड़ा था कि वो इसके करीब आकर से जगाए, लेकिन उस पर एक पुरसोच नजर डालकर वो फ्रेश होने चली गई। फ्रेश होने के बाद उसने चेंज करके खुद को हल्का फुल्का तैयार कर लिया। ये सब कुछ जरताशा का था, और ये भी उसके दिल पर एक बोझ की तरह गिरा।
वो कैसे तस्लीम कर सकती थी किसी और की चीज पर हक जता रही है। जाने उसने कितना सोचा होगा नताशा को अपनी दुल्हन के बारे में। उसे सब कुछ कितने मान से खरीदा होगा। सब कुछ इतना हसीन था जैसे हर चीज उसकी पसंद के ऐन मुताबिक हो। लेकिन फिर भी वो सब कुछ उसका नहीं था। ये बात भी उसके दिल को अधूरा कर देने के लिए काफी थी। उसने 2 बार उसको आहिस्ते से पुकारा। उसकी बेहद मुलायम आवाज पर वो भी गूंज सुन लेता रहा और बुलाकर उसने आगे बढ़कर अपनी 2 उंगलियों से उसके कंधे को छुआ। वो जो पहले ही जागा हुआ था हड़बड़ाकर आंखें खोलकर सीधा हुआ और कुछ इस तरह से हाथ मारा कि उसके चौड़े सीने पर आ गई। उसे लगा ये सब कुछ हादसाती तौर पर हुआ है। शायद वो जगाने की वजह से डिस्टर्ब हुआ है और वो इतना करीब झुकी हुई थी कि अपना तवाजुन नहीं बरकरार रख पाई और उसके सीने पर ऊंधे मुंह गिरी थी। और वो सारे जहां का मीचता शख्स अपनी लबों की मुस्कुराहट को छुपाकर बड़ी खफगी से उसकी आंखों में दिख रहा था। वो फौरन सीधी हुई, लेकिन उससे पहले कि उसकी पुश्त पर अपने बाजू जमाते हुए उसकी कोशिश को नाकाम कर गया। क्या कर रही थी तुम? मुझ पर झुककर उसने लहजे को हल्का सा संजीदा रखा। उसके लिबास पर एक नजर डालते हुए उसके दिल का चेहरे को देखना नहीं बोला था। मैं सिर्फ आपको जगा रही थी अर्जिक भाई। ये दूसरी दफा था जब वो उसे भाई कहकर मुखातिब कर रही थी और उसने अपनी उंगली उसके लबों पर जमा दी। दोबारा मैं तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज ना सुन, सिर्फ अर्जिक। वो अभी भी संजीदगी में बात कर रहा था और उसने फौरन बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखकर सर अस्पात में हिला दिया। उसे घुमाते हुए बेड पर सुलाकर खुद आहिस्तगी से उस पर झुका था और वह हैरत से उस शख्स को देख रही थी जो ना जाने क्या करने का इरादा रखता था। उसके सीने पर अपना कांपता हुआ हाथ रखकर उसने इसे खुद से थोड़ा सा दूर धकेला, क्योंकि अगर वो यहाँ यूं ही बदसूर उस पर झुका रहता तो हो सकता था कि उसकी सांसें अटक जाती, वो यहीं मर जाती या फिर उसका दिल रुक जाता, क्योंकि इसका दिल इतना खौफजदा हो चुका था जैसे पसलियां तोड़कर बाहर आने का इरादा रखता हो। क्या तुम जानती हो तुम्हारा क्या लगता हूं मैं? क्या तुम्हें मेरे साथ लड़ाई के रिश्ते का अंदाजा है? उसकी गर्दन पर अपने लग जमाते हुए वो सरगोशी कर गया और उसकी रूह काम गई। उसकी इस हरकत से हर्षित के कंधे पर हाथ रखकर उसने खुद से थोड़ा सा से दूर धकेला। उसे भी अंदाजा था शायद कि वो अब उस सब के लिए तैयार नहीं है। इसे पीछे हट गया, जबकि नरमीन का चेहरा बेतहाशा सुर्ख हो चुका था। उससे दूर होते हुए उससे बड़ी तीखी नजरों से अर्जिक के चेहरे को देखा। मेरे साथ वो फ्लर्ट करने की कोशिश न करें जो आप ही के साथ दोहराते थे। ना ही उन पर असर हुआ और हो सकता है कि मुझ पर भी ना हो, क्योंकि आप जितना भी दिल बहला ले मैं सरताशा नहीं हूं। आपकी जरी मैं नहीं, बल्कि मैं नरमीन जलाल खान हूँ। भरी भरी आंखों से उसे कहकर वो पलटते हुए कमरे से जा चुकी थी और वो अपने बालों में उंगलियां फेर कर उसकी पुश्त को देखता रह गया। काफी देर वो दोनों को देखकर उसके लफ्जों पर गौर करता रहा। हो सकता है जरदाशा उसके सामने बात करती हो तो शायद जेब उसे जरी कहकर मुखातिब करता हो और ये मोहतरमा ये समझ रही हो कि वो सारी प्यार मोहब्बत की बातें अर्जिक इसके साथ करता था। इसका ये समझना भी वजह था, क्योंकि बात करते हुए यही जाहिर करती थी कि वो अर्जिक से बात कर रही है। अब उसके अंदर क्या चल रहा था ये तो जरताशा जलाल ही जानता था, या फिर शायद जेब मलिक। वो दरम्यान में काटते हुए बात अटका हुआ था। अर्जिक खान अभी बहुत कुछ उसके ज़हन से निकालना बाकी था। वो नहीं जानता था जब उसे सच्चाई का इल्म होगा तो वो कैसा रिएक्ट करेगी, लेकिन ये भी घर वालों को दबाव था जिसकी वजह से उन्हें ये फैसला करना पड़ा। फूफा कभी भी अपने फैसलों से पीछे हटने वाले नहीं थे। वो बदसूर इस बात पर कायम थे कि जब तक जरताशा की शादी नहीं हो जाती नरमीन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि खानदान भर में ये रवायत है कि बड़ी बेटी को छोड़कर छोटी बेटी को ब्याहने चलेंगे तो बड़े बड़े घर की दहलीज पर बैठी रह जाएगी। इसलिए वो हर सूरत अपनी बेटी के साथ रिश्ता जोड़ते हुए जरताशा को अव्वलीन दर्जा देना चाहते थे। जलाल खान ने एक बार जरताशा के साथ उसका रिश्ता तय कर दिया, सो कर दिया। अब वो हर तरह का ताल्लुक तोड़ सकते थे, लेकिन जरताशा की जगह नरमीन को नहीं बदल सकते थे। इसलिए वो जिसका दिल बरसों से नरमीन जलाल पर अटका हुआ था वो भला कैसे सब कुछ बर्दाश्त करके चुप कर जाता। उसने तो साफ कह दिया था कि वो अपनी शादी ही नहीं करना चाहता, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो नरमीन का नाम लेगा तो बदनामी अलग और दोनों घरों के दरमियान दुश्मनियां अलग होगी, क्योंकि उनके घरों में मोहब्बत एक ऐसा जुर्म था जिसकी सजा सारी उम्मत भुगतना पड़ती। वो नहीं चाहता था कि उसकी जुबान से नरमीन का नाम निकले और नरमीन को सारी जिंदगी इसकी सजा काटना पड़े। वो दिन भी ऐसा ही था
ہنگامی خیز جس روز نادیہ بیگم نے اپنے ہاتھ سے کڑے اتار کر زرتاشا کے ہاتھ میں پہنا دیا. سورج چنی اس کے سر پر رکھتے ہوئے سکندر صاحب نادیہ بیگم نے کچھ پیسے اس کی مٹھی میں دباتے ہی اعلان کر دیا تھا کہ آج سے ان کی بیٹی ہے. اور زرتاشا کا جھکا ہوا سر جس طرح زرد ہوا تھا وہ سب کچھ عرض خان کی نظر سے کیسے پوشیدہ رہ سکتا تھا. وہ جو باری بینی سے ہر ایک بات کو سمجھنے کا عادی تھا اس نے ایک نیا راستہ اختیار کر لیا. زرتاشا سے اس نے بات چیت کرنا چاہی لیکن زرتاشا اسے مکمل اگنور کیے ہوئے تھی. حالانکہ پہلے ان دونوں کے درمیان اچھی دوستی تھی. سب کزنز ایک دوسرے کے ساتھ اچھی بات چیت کر لیا کرتے لیکن وہ ایک دم سے رشتہ بدلنے کے بعد زرتاشا کا اگنور کرنا ظاہری سی بات تھی. کوئی مطلب رکھتا تھا اور اگلے ایک ہفتے کے دوران ہی وہ یہ سب ڈھونڈ نکالنے میں کامیاب ہو گیا کہ زرتاشا کی زندگی میں جہاں زیب ہے جہاں زیب ملک اس کی یونیورسٹی کا کلاس فیلو. کچھ عرصہ بعد ایک آفس میں ہی کام کرتے رہے اور کچھ عرصے کے بعد جلال خان نے زرتاشا کی اجازت کو بند کر دیا سو اسے گھر میں ٹکنا پڑا. اور جہاں زیب ابھی تک آفس کو سنبھالے ہوا تھا اسے ساری چھان بین کر لی تھی. جہاں زیب ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتا تھا اور اپنی ماں کا ایک لوتا بیٹا اور بہنوں کا ایک لوتا بھائی. بہنوں کی شادی کے فرض سے سب کروش ہو کر اب وہ اکیلی ماں کو سنبھال رہا تھا اور زرتاشا کے معاملے میں حد سے زیادہ وفادار تھا. اس روز وہ کیفے کے کونے میں شاید اسی بات پر بحث کر رہے تھے. زرتاشا کی روئی ہوئی آنکھیں پترنی تھی. وہ سر چکائے شاید جہاں زیب کو سارے تحائف واپس کرتے ہوئے اس سے محبت سے دستبرداری کا اعلان کر رہی تھی. جب اس نے کیفے کے داخلی دروازے سے اپنی جینز کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالی آنکھوں پر چشمہ چڑھا کر آتے ہوئے ارزق کو دیکھا. اس کا چہرہ لٹے کی مانند سفید ہو گیا. اندر کی سانس اندر اٹک گئی. کانپتے ہاتھوں سے اپنے دوپٹے کو درست کرتے وہ بامشکل اپنے پیروں پر اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی. جہاں زیب نے پلٹ کر دیکھا تب تک اس کے پیروں میں آ چکا تھا لیکن وہ ویسا ہی تھا. بلا کا پرسکون ہلکی مسکراہٹ چہرے پر سچائی اور ان دونوں کے قریب بیٹھ گیا. دونوں ہی پٹی پٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے. جب اس نے چشمہ اتار کر سامنے ٹیبل پر رکھا دونوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا. کیا کامتی ہے بے جان ٹانگوں سے بیٹھے ہو. زرتاشا بلک بلک کر رو پڑی. شاید وہ بہت شرمندہ تھی اور جہاں زیب بھی اسی کشمکش میں تھے کہ اس سے بات کا آغاز کہاں سے کرنا چاہیے. جب اس نے ہاتھ اٹھا کر جہاں زیب کے کندھے کو تھاما. ریلیکس گائز یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے میں یہ بہت پہلے سے جانتا ہوں. ان دونوں کے سروں پر ایک بار پھر بم پڑا اور وہ حیرت زدہ تھے. اور تب اس نے زرتاشا کی جانب ٹشو بڑھایا. اچھی طرح ناک صاف کر لو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا. اور میری امی کی کڑے خبردار اگر تم نے فخت کرنے کی کوشش کی. بات کو مزاح کا رنگ دیکھتے وہ مسکرا رہا تھا اور ٹشو سے آنکھیں صاف کرتے وہ زرتاشا ہنس رہی. اس روز ان دونوں کی محبت کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے اس نے زرتاشا کو بتا دیا تھا وہ خود بھی نرمین سے محبت کرتا ہے اس لیے اس کی جگہ نرمین کو اپنانا چاہیے تھا کہ وہ جہاں زیب کو حاصل کرنے میں زرتاشا کی مدد کرے گی لیکن زرتاشا کو درمیان سے ہٹنا پڑے گا. یہ سارا معاملہ اس نے خود فکس کیا تھا لیکن تب جب اسے یقین ہو گیا تھا کہ جہاں زیب زرتاشا سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کے لیے جان کی بازی تک لگا دے. یہ سب کچھ جہاں زیب کی ماں کی مرضی کے مطابق ہوا تھا لیکن پھر بھی کچھ عرصے کے لیے ان دونوں کو اپنی فلیٹ میں رکنا ضروری تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ جلال پپا ایسے ہی بیٹھے رہیں گے اور دوسری جانب وہ اپنے اور نرمین کے رشتے میں بدگمانی بھی نہیں ڈالنا چاہتا تھا. زرتاشا جس نے شائستہ بیگم کو صاف لفظوں میں انکار کر دیا تھا ایک دم سے یوں کھل کھل کھلانے لگی جس کے ارزق 7 برسوں کی محبت ہو. گھر میں سکون کی لہر دوڑ گئی. اب اسے اندرون معاملے سے کون واقف تھا کہ اصل کھلکھلاہٹ کی وجہ کیا ہے. وہ جس سے جہاں زیب سے چھپ کر بات کرنے کے لیے طویل انتظار کرنا پڑتا. اب اس نے بلا جھجک ارزق کے نام سے جہاں زیب کا نمبر سیو کر لیا. اب اسے کوئی خوف نہیں تھا. رات کے آخری پہر تک وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت بڑی باتیں کیا کرتے ایک دوسرے کے نام پیغام بھیجا کرتے. ہاں لیکن ملاقات کے سلسلے میں محدود رکھا کرتے. ناشتے پر ٹیبل پر ایک بار پھر جلال پھپھا اور سکندر کے درمیان تھوڑی سی بدکلامی شروع ہوئی لیکن سکندر صاحب نے معاملے کو سنبھال لیا اور جلال صاحب یہ چاہتے ہوئے بھی کہ وہ ہر صورت پولیس میں کمپلین درج کروائیں گے اور زرتاشا کو ڈھونڈ نکالیں گے اور اس کی یہی سزا تھی کہ وہ عام تعمر اسی دہلیز پر بیٹھی رہے ہر قسم کے تعلق سے آزاد ہو کر اپنی بہن کے لیے اپنی سخت سزا سن کر
ایک لمحے کے لیے اسے خیال گزرا کہ اس نے جو کچھ کیا لیکن ٹھیک کیا، اس گھر کی پابندیاں ہیں سے وہ خود بھی اچھی طرح واقف تھی، لیکن اسے تو رہ رہ کر زرق پر افسوس ہوتا جس نے اپنی محبت کو گوا دیا۔ پھر بھی آج صبح کو اس کی طاقت دیکھ کر وہ اسے ضرور فون کرتا، اور اس شخص اپنی محبت کو کیسے بلا سکتا تھا جو کچھ اس کی بہن نے اس کے ساتھ کیا۔ اسے تو نرمین سے سیدھا منہ بات بھی نہیں کرنی چاہیے تھی، گجا کہ اسے سر آنکھوں پر بٹھانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا، اور بابا کے چلے جانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ کمرے میں وہ بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ ارزق ایک بار پھر کسی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر چلا گیا۔ کمرے میں دل نہ لگا تو وہ نیچے آ کر ممانی جان کے ساتھ کچن میں ہاتھ بٹانے لگی۔ انہوں نے لاکھ منع کیا لیکن وہ کہاں نئی نویلی دلہن تھی جو دلہنوں کی طرح نخری کرتی بیٹھ جاتی۔ سو ایک تلک مسکراہٹ کے ساتھ وہ کام میں ان کا ہاتھ بٹاتی رہی۔ لنچ اکٹھا کیا اور اس کے بعد کمرے میں آیا۔ وہ جو صبح سے اپنی بہن کے بارے میں سوچ سوچ کر ہلکان تھی، بلاخر ایک بار پھر سے اسے خود سے ارزق کو مخاطب کرنا برا لگا، کیونکہ آپ ہی کو ڈھونڈ سکتے ہیں۔ سرتاشا کا ذکر کرتے اس نے مغرور ارزق کے چہرے کو دیکھا۔ اسے لگا جیسے ارزق نے سنجیدگی اختیار کر لی ہو۔ اس نے دوبارہ اپنی بات کو دہرایا نہیں تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ارزق غصے میں آ جائے، اور وہ اس کے غصے سے ہمیشہ سے گھبراتی تھی، لیکن بات کرنا بھی ضروری تھا۔ سو کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد دوبارہ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ آپ نے جو کچھ کیا وہ غلط تھا، میں جانتی ہوں کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں، اور مقابل کا دل چاہا کہ وہ اپنا سر پیٹ لے۔ وہ جسے پانے کے لیے اس نے سارا ملبہ اپنے سر پر گرا لیا تھا۔ وہ یہ سمجھتی تھی کہ وہ زرتاشا سے محبت کرتا ہے۔ عجیب لڑکی تھی جسے آج تک یہ بھی خیال نہیں گزرا کہ وہ کیوں اسے اتنی میٹھی نظروں سے دکھتا ہے۔ گھر آنے کے بعد کیوں ہمیشہ اس کے لیے تحائف لے کر آتا ہے، اور وہ خواہی اس کی بہن بنی ہوئی تھی۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں تمہاری بہن سے محبت کرتا ہوں؟ وہ سنجیدگی سے اس کی بات کو ٹوک گیا۔ یہ معاملہ یہی حل کرنا بنتا ہے۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دکھا۔ میں نے آپ ہی کو ساری باتیں سن لی ہیں۔ آپ دونوں ایک دوسرے سے جس طرح بات کرتے تھے، محبت بڑی پیغام ایک دوسرے کو بھیجتے تھے۔ وہ اس کے قریب جھک کر اسے دکھنے لگا۔ وہ کچھ نہیں تھا، ان سب باتوں کو بھول جاؤ۔ اگر تم چاہو تو ایسی محبت بڑی سرگوشیاں اور اس سے زیادہ محبت بڑے پیغام میں تمہیں بھیج سکتا ہوں۔ آنکھ دبا کر اس بے باکی سے اسے کہہ رہا تھا، اور وہ مکمل سرخ ہو گئی۔ آپ کو یقین نہیں آتی، آپ میری بہن کے منگیتر ہیں؟ وہ بھٹکتے ہوئے دور ہوئی، اور وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ وہ ہنستے ہوئے دلکش لگتا تھا، اور اسے عجیب لگا کہ عقل سے کچھ بھی برا کیوں نہیں لگتا۔ محترمہ، میں تمہاری بہن کا منگیتر نہیں بلکہ تمہاری بہن کا بہنوئی ہوں۔ سرخ چہرے کے ساتھ اس کی بات سن کر وہ دانت پیس کر آ گئی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ سامنے بیٹھے شخص کو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ ایسا مجھے بتاؤ، اگر تمہاری بہن کو میں ڈھونڈوں تو کیا تم مجھ سے ملو گی؟ اگر اس نے اپنے لیے کوئی فیصلہ کیا ہو تو کیا تم اسے معاف کر دو گی؟ وہ بہت سکون سے بات کر رہا تھا، اور بے اختیار وہ سر اس بات میں ہلا گئی تھی۔ اچھا ہے اپی، مل جائے، ان کے بارے میں معلوم ہو جائے تو میں بھی آپ کے سر سے اتر جاؤں، پھر آپ مجھے طلاق۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کر پاتی، اور بڑی شدت سے اس کے لبوں پر جھکا اور اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس کے حسین ملائم لبوں پر اپنی شدتوں کو انڈیلتے وہ کافی دیر کے بعد پیچھے ہٹا۔ اس نے اپنی اٹکی ہوئی سانس کو وحل کیا، اور بھری بھری آنکھوں سے وہ بس ارزق کے چہرے کو دیکھے جا رہی تھی۔ تم مجھ سے دور جانے کی بات کبھی نہیں کرو گی، نہ ہی میں کبھی تمہیں چھوڑوں گا، اور نہ ہی کبھی تم مجھ سے دور ہوگے۔ تم صرف میری ہو نرمین ارزق خان، اس کے علاوہ کچھ یاد نہیں رکھنا۔ اسے دہاڑ کر کہتے وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ ناراضگی اس کا حق بنتا تھا، اور اس کی جاتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ اس کا محسن تھا، اس کے باپ کی عزت بچانے کے لیے اسے اپنایا، نہ صرف اپنایا بلکہ اس کے ساتھ کوئی غلط رویہ اختیار نہیں کیا، اور وہ ان سب کے احسانات کا یہ بدلہ دے رہی تھی۔ خود کو کوستے ہی وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ آنے والے دنوں میں اسے مکمل فراموش کر گیا۔ اسے سپیس دینا چاہتا تھا کہ اس کے رشتے کو حقیقت کو سمجھے، لیکن ہر شام اس کے لیے تازہ گلاب اور تازہ گجرے لانے نہیں بولتا تھا۔ وہ لاکھ ضد کرتی، لیکن اسے اپنے بازو پر سلا کر تب تک اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا رہتا، تب تک وہ سو نہیں جاتی۔ اسے ہمیشہ اپنے قریب رکھتا، ہر طرح سے اس کا خیال رکھتا، لیکن ابھی تک اس پر کوئی تعلق مسلط کرنے کی کوشش نہیں کر پایا تھا۔ دوسری جانب وہ جہاں زیب اور زرتاشا کو مکمل سیٹل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ جلال خان کو ایسا نظریہ بدلنا پڑے۔ اور اسی شام جب اس نے اپنے فلیٹ سے زرتاشا کو اس کے سسرال منتقل کر دیا، تب اس نے سکندر صاحب کے سامنے ساری بات رکھ دی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتے اٹھ کھڑے ہوئے اور سر جھکائے ہوئے بیٹھا رہا۔ تم جانتے ہو
तुमने कितनी बड़ी गलती की है। तुम जानते हो कि जलाल खान तुम्हारे साथ क्या करेंगे? वो ना सिर्फ तुम्हें और नरमीन को बल्कि शाइस्ता को भी वापस भेज देंगे। तुमने कितने घर खराब कर दिए, तुम्हें अंदाजा भी है? वो शदीद गुस्से में दहाड़ रहे थे और वो सर झुकाए बैठा रहा। बाबा, मैंने घर खराब नहीं किया। खालू को अपनी नजरिया बदलना पड़ेगा। जिंदगी उनके असूलों के मुताबिक नहीं गुजर सकती। और शाइस्ता वो कब तक उनके सामने सर झुकाकर बैठे रहेंगे? कब तक उनकी जी हुजूरी करते रहेंगे? अपने लिए, अपनी बेटियों के लिए कभी स्टैंड लेकर देखा है उन्होंने? वो इसलिए तफसीली बात कर रहे थे क्योंकि नरमीन आज जलाल खान के घर रुकने के लिए गई थी, क्योंकि शाइस्ता बेगम घर पर अकेली थी और वो खुद सिकंदर साहब से बात करना चाहती थी। बाबा, मैं जरताशा को खुश नहीं रख सकता, ना ही वो मेरे साथ खुश रह सकती है। अगर हम दोनों एक बंधन में बन जाते हैं, हम चंद दिनों के बाद अलग हो जाते हैं, तो जरताशा की जिंदगी बर्बाद हो जाती। उसके साथ शाइस्ता पप्पो की अब की कोई अच्छा नहीं किया। जरताशा ने अपनी मर्जी से अपना मनपसंद साथी चुन लिया। मैंने उसका दिल उसका साथ दिया, मैंने नरमीन को पा लिया। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा बाबा। बड़े लंबे चौड़े लेक्चर के बाद वो अपने बाप को कायल करने में कामयाब हो गया था और अगले दिन यूं नासिया बेगम और सिकंदर साहब के साथ जरताशा के घर पर था, जहां सेब ने जिस तकल्लुफ से इत्मीनान किया था उसकी मुखलफी का अंदाजा हो रहा था। लेकिन सिकंदर साहब और जरताशा के मुलायम चेहरे पर बिखरे हुए रंगों से ही अंदाजा था कि वो कितनी खुश और मुतमईन है। उसकी सास बहुत शफीक सी खतून थी, शुगर के आर्जे में मुब्तला थी, लेकिन फिर भी उस छोटे से घर में सुकून भरा हुआ था। जलाल साहब ने पुलिस में कंप्लेन दर्ज करवा दी थी, वो अभी तक इस मामले से नहीं हट रहे थे। अपनी जानिब से वो उसे हर तरह से ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। 1 महीना हो चुका था और सिकंदर साहब भी जानते थे कि आज नहीं तो कल पुलिस उनके दरवाजे तक पहुंच जाएगी। सो इससे पहले उन्हें जलाल खान को इस बारे में आगाह करना था। अगले 3-4 दिनों तक नवीन अपने माँ बाप के घर पर ही रही। ना उसने वापस आने की बात की और ना ही वो खुद से उसे कह सकती थी। हाँ, लेकिन दिल की हालत इस कदर मुस्तरिब थी कि वो नाराजगी का शिकार हो रही थी। उसका दिल बेचैन था, बेताबी का शिकार था। अर्जी को देखने के बाद उसकी मोहब्बत को महसूस करने के लिए वो जो ईद छोड़कर चला गया, उस वक्त भी उसका नंबर निकालकर वो भीगी भीगी नजरों से उसे दिख रही थी। अब मैं मोबाइल साइड पर रख दिया। ठीक है, अगर आपको मेरी परवाह नहीं है तो मैं भी नहीं करूंगी, उससे सुना और दिल ही दिल को राह होती है। लेकिन अगले लम्हे अर्ज के जगमगाते हुए नंबर को देखकर उसे इस बात पर यकीन करना पड़ा। अर्जित का नोटिफिकेशन मिला, आज रात डिनर वो सब लोग शाइस्ता बेगम के घर करेंगे, उसने कह दिया। सिकंदर साहब और नादिया बेगम भी उनके साथ होंगे, 2 इजाफी लोग भी, इसलिए अच्छे से डिनर का इंतजाम करें। वो हैरान हुई, वो इजाफी लोग कौन हो सकते थे? लेकिन फिर भी इस बात से वो मुतमईन थी कि उसे बलाखिर उसकी याद आ ही गई। उसने सोच लिया कि अच्छा खासा नाराज होगी, देर तक बात नहीं करेगी। उसने शाइस्ता बेगम को पैगाम भी भिजवाया और वो भी निहाल हो गई। कितने अरसे के बाद उनके भाई और भाभी उनके यहाँ डिनर के लिए आ रहे थे। सो नरमीन के साथ मिलकर उन्होंने अच्छा खासा इंतजाम शुरू कर दिया। और जलाल साहब तो वैसे ही घर के कोने में महदूद रहा करते थे। यह हकीकत थी कि जरदाशा के चले जाने के बाद वो उदास हो गए थे और ये उदासी इस कदर गायब होगी कि वो अक्सर रातों को भी उठकर लॉन में टहलने चले जाते। माँ बाप चाहे जितने ही सख्त असूल पसंद हो, लेकिन अंदर से उस कदर शफीक होते हैं कि उनको अपनी औलाद को खुद से दूर जाता हुआ देखकर तड़प कर रह जाते हैं। चाहे उन्हें मलाल था कि खुदा ने उन्हें बेटे से नहीं नवाजा, लेकिन फिर भी ये हकीकत थी कि उन्हें अपनी बेटियों से मोहब्बत थी। हाँ, ये बात सच थी, लेकिन उन्हें कभी मोहब्बत का इजहार करना नहीं आया, चाहे वो लाख अपनी जुबान से कहते थे। मगर जरदाशा के आने के बाद हर ताल्लुक को खत्म कर लगे। लेकिन हकीकत ये थी कि इनकी आंखें तरस रही थी उसे एक नजर देखने के लिए। वो इस वक्त शाइस्ता बेगम के साथ खाना मेज पर लगा रही थी जब बाहर गाड़ी के हॉर्न पर दिल धड़का। जलाल साहब पहले ही सरबराही कुर्सी पर मौजूद थे, क्योंकि उन्हें आने में देर हो चुकी थी और डिनर का टाइम निकलता जा रहा था। खुद आखिरी दरवाजे पर अंदर दाखिल हुए। सिकंदर बेगम, नादिया बेगम और अर्सिक के साथ खड़ी जरताशा को देखकर उसकी सांस अंदर ही अटक गई। चासिब उन सबकी पुश्त पर खड़ा था और वो सरबराही कुर्सी पर उठते चले गए। अपने सामने इतने अरसे बाद अपनी बेटी को देखकर उनका पूरा वजूद कांप उठा। खबरदार, एक कदम भी मजीदा बढ़ाना। वो पूरी शिद्दत से दहाड़े और जरदाशा रोते हुए सिकंदर साहब की पुश्त पर खड़े हो गए। सिकंदर साहब खुद आगे बढ़े। जलाल जो होना था वो हो चुका है। दिल बड़ा करो, तुम्हारी बेटी ने कोई गलत हरकत नहीं की। सोचा
یہ نکاح تھا، انہیں تو یہ چاٹ کر دھچکا لگا تھا کہ یہ سب لوگ ایک ساتھ تھے، یعنی طے ہوا تھا، اور غرض اس نے آگے بڑھ کر سب کچھ حقیقت میں بدل کر رکھ دیا تھا۔ وہ زور سے چہرے کے ساتھ کہیں دور کونے میں جا کھڑی ہوتی، اور اس میں ہمت ہی نہیں تھی کہ اس کی ایک بھی قدم اٹھا پاتی، اور جلال صاحب یوں سن بیٹھے تھے جیسے ان کی روح بھی کھینچ لی گئی ہو۔ وہ آگے بڑھی اور قدموں کے قریب بیٹھ گئی، اور بابا میں آپ کا فیصلہ مان لیتی، لیکن اس سے پہلے نہ جانے کتنوں کی زندگیاں برباد کر دیتا تھا۔ غرض ایک مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا، بابا اسے نرمی چاہیے تھی، اور مجھے جہاں سے وہ بس روتے ہوئے کہہ رہا تھا، اس کی گھٹنوں میں شدید درد تھا۔ بابا آپ نے امی کو کبھی وہ مقام نہیں دیا جو نہیں چاہیے تھا، اور اگر ہمارا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو اپنے بھائی کو سلام کسے لائے گی؟ اور ہم نے سب سے زیادہ عمر کچھ نہیں مانگا بابا، صرف ایک۔ ان کا دل اتنا بڑا نہیں تھا، شاید وہ کبھی معاف نہ کرے گا، یہ شاید ان سب سے تعلق بنانے کے بعد میں نے رکھ دیا ہو۔ سارے جہاں نے انہیں چھوڑ دیا، لیکن وہ عورت ایک وفا اور ہر رشتے کو منتخب کرتی تھی، اور وہ لڑکی جس نے اپنی سپنوں سے منہ پھیر لیا تھا، اور اس کے سامنے اپنا سر جھکا کر وہ میٹھی باتیں کرتے تھے، ان کے چہرے پر اپنا سر جھکا کر کہا تھا، اور وہ بھی تو ان کی بیٹی ہی تھی۔ بڑی ہمت کرتے جہازیب آگے بڑھا، وہ بھی ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ انکل، شاید میں آپ کی بیٹی کو وہ سب نہ دے سکا جو اسے آپ کے انتخاب سے مل جاتا، لیکن یقین رکھیں میں نے اسے مات دیا، اعتماد دیا، اور وہ میرے لیے سر کا تاج ہے، اور ہمیشہ رہے گی۔ صرف آپ ایک بار مجھے بیٹا سمجھ کر تو دیکھیں۔ یہ شاید ان کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اس وقت ان کے سامنے آئے جب جلال خان نے مہک کو مار رکھا تھا۔ انہوں نے اپنا کھانتا ہوا زرداشا کے سر پر رکھا، اور دوسرا ہاتھ جہازیب کے کندھے پر، اور آنکھیں مروڑ کر کہا، سوری، لیکن ایک بار پھر جان کو چھت گور رہی تھی، اور ان مکمل رشتے کے ساتھ اسے بہت لگنا تھا۔ وہ شخص اس سے محبت کرتا، اسے پانے کے لیے وہ ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ وہ سوچتی کہ وہ اس سے زبردستی مسلط کرے گی، اس سے شادی کا کہے گی، مرضی کو شامل کرے گی۔ میں نے کہا تھا کہ یہاں کو اس کے وجود کو مس کرے گا، اس کا ایک مکمل انتخاب ہے وہ، لیکن پھر بھی اپنی خوشیوں کو جاننا، ان خوشیوں کو سمیٹنا تو اس کا حق بنتا ہے نا۔ ان ساری خوشیوں کو وہ بھرپور طریقے سے جینا چاہتی تھی۔ ڈنر کے بعد عرضی کے ساتھ وہ گاڑی میں باہر نکل آئے، اور وہ اس کی خاموشی کو بخوبی نوٹ کر سکتا تھا، بھلا وہ اس کے چہرے پر لکھی تحریر نہیں پڑھ سکتا تھا۔ وہ اسے لے کر وہیں آیا جہاں اقرار محبت کرنا چاہتا تھا۔ اسے سوچا کہ چاہے رشتہ جہاں تک بتا ہو، لیکن وہ الف سے غائب تک کھول سکتی تھی۔ سو اس نے اس روز 2 گھنٹوں کے بعد اس کے بل اس کے سامنے پہلی مرتبہ رکھا تھا، اور معاملہ اس کے سامنے رکھ کر کہہ دیا تھا، اگر تم چاہو تو ارزق خان کو منتخب کر لو، اور اگر تم چاہو تو ہمیں جھٹلا دو، ہم یہیں پر ہیں، سٹارٹ لے، تم چلو، میں پہلی مرتبہ تمہارے ساتھ بیٹھا ہوں، تم نہیں سمجھتی۔ اس کے سامنے ایک حسین مرد بیٹھا تھا جس کے ساتھ اس کا جائز بیٹا تھا۔ خدا کے لیے اب اس وکیل اسی کا ہوگا۔ اسی ہفتے 2 ٹکٹس کروائے گئے، اس کے لیے ہنی مون کے لیے سوئٹزرلینڈ چلے گئے، اور اسے ساری دنیا گوانا چاہتا تھا۔ ہر اس حسین منظر کے سامنے اقرار محبت کرنا چاہتا تھا جو اس دشمن جان کی نظروں میں حسین ہوتا، اور اس سے زیادہ حسین انتخاب کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ اس نے ثابت کیا کہ محبت کرنا مردانگی نہیں ہوتی، محبت کو نبھانا مردانگی ہوتی ہے، اور وہ جو آخری لمحے تک ڈٹ کر کھڑے رہے، وہی لوگ محبت کے سکندر کہلاتے ہیں۔